चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था। जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या देखे थे। रिफ्रैक्शन, इसके पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हमने लाइट का बाउंसिंग बैक देखा था ना, कि लाइट जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में वापस से क्या कर रही है, बाउंस बैक कर रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग अ व्हाट, ओपेक मीडियम। क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता तो क्या हो जाती, पास हो जाती, राइट। अभी क्या है, ओपेक मीडियम है तो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहां हम कौन सा मीडियम ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंट। तो रिफ्रैक्शन का हमने डेफिनेशन क्या लिखा था, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या था डेफिनेशन, बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। यहां खत्म नहीं हुआ था डेफिनेशन, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट, तब क्या हो रही थी, लाइट अपने स्ट्रेट पाथ से बेंड हो रही थी। बेंड होने के बाद भी वो जाएगी तो स्ट्रेट, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट अपना पाथ क्या हो गया उसका, डेविएट हो गया। ठीक है। फिर हमने देखा था कि बेंडिंग दो तरीके से हो सकती है। अगर आपका मीडियम वन, जिसमें ये आपका मीडियम वन है जिसमें आपकी इंसिडेंट रे होती है, और एक मीडियम टू है जिसमें आपकी रे जो है रिफ्रैक्ट होकर के आगे जाती है। दो टाइप के मीडियम पढ़े थे, एक था मीडियम रेयरर टाइप का और दूसरा डेंसर मीडियम होता है। ये किसके बेसिस में होता है कि पार्टिकल्स कितने ज्यादा हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एयर की, तो एयर आपका गैस फेज में आ जाएगा जहां पे पार्टिकल्स बहुत रेयर होते हैं, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और बात करता हूं अगर लिक्विड की, यानी कि वाटर, तो एयर और वाटर में एयर इज अ रेयरर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम। और वही अगर मैं बात करूं वाटर और ग्लास की, तो वाटर आपका रेयरर मीडियम हो जाएगा और ग्लास आपका डेंसर मीडियम। और एयर और ग्लास में भी एयर विल बी रेयरर एंड ग्लास विल बी डेंसर। तो सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से अगर मैं चलूं, हमें पढ़ा हुआ है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की। तो सॉलिड डेंसर मीडियम होते हैं। फिर उसके बाद लिक्विड की होती है, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की। तो जब भी लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। हमने ये भी देखा था कि रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है ना। रेयरर मीडियम में क्या होता है, स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा, और यहाँ पे स्पीड कम होती है लाइट की। हमने तीनों में स्पीड देखी थी लाइट की, कि एयर में स्पीड वॉज 3 × 10⁸, वाटर में इट वॉज 2.25 × 10⁸ लिखे है ना, एंड ग्लास में इट वॉज 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है तीनों मीडियम्स में। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। तो आप ऐसे ही पहचान सकते हो ना, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा है वो रेयरर, जिसमें कम है वो डेंसर। एम आई क्लियर। तो जब भी रेयरर से डेंसर, यानी कि लाइट की स्पीड ज्यादा से कम हो रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर उल्टा डेंसर टू रेयरर होगा तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तब केस कैसा होगा, अभी यहाँ पे ये रेयरर है, नीचे वाला डेंसर है, यहाँ पे अब ये डेंसर होगा, ये रेयरर होगा। लाइट ट्रैवल करने के बाद ये आपका नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बट क्योंकि स्पीड बढ़ गई है तो वो ऐसे जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में हमें साफ साफ दिख रहा है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर से बड़ा है, और इस केस में एंगल आर जो है वो एंगल आई से बड़ा है। जब भी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो रही है तो एंगल आई बिकम्स ग्रेटर देन एंगल आर, अवे फ्रॉम द बेंडिंग में आर इज ग्रेटर देन आई, करेक्ट। तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, मैंने इसको अब याद रखने के लिए ऐसा कुछ बताया था, आर डी टी और डी आर ए याद रखिएगा। यानी कि रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ बेंडिंग। कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड तो हो रही है नो डाउट, पर वो कितने एंगल से बेंड हो रही है ना, वो निकालने के लिए वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, एंड अकॉर्डिंगली उनकी बेंडिंग भी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि एयर से वाटर में जा रही है तो बेंडिंग जितनी हो रही है उतनी ही बेंडिंग एयर से ग्लास में भी होगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एयर से वाटर में जाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का अलग है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का अलग है। डेंसिटी भी दोनों की अलग अलग है, वाटर में डेंसिटी थोड़ी कम है, ग्लास में डेंसिटी ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली स्पीड भी कम ज्यादा है।
तो उनका बेंडिंग भी कम ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेजर ऑफ बेंडिंग था। मेजर ऑफ बेंडिंग ये एक फिजिकल क्वांटिटी थी, है ना, विच टेल्स अस द बेंडिंग ऑफ लाइट, कितना एंगल से बेंड हो रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या था, इसको अपन ने n21 से डिनोट किया था, याद है, n से डिनोट कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जहां पे n21 का मीनिंग क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि अगर एयर से ग्लास में अगर लाइट एंटर कर रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हो जाएगा Ng, या अपन ने इसको नाम दिया था Nga is equals to velocity of light in air which is 3 into 10 to the power 8 upon velocity of light in glass which is 2 into 10 to the power 8। 10 to the power 8 10 to the power 8 कैंसल, बचा 3/2 which is 1.5। हमने निकाला भी था 1.5, ऐसी वाटर का भी निकाले थे, याद आ रहा है। और इसको हमने क्या नाम दिया था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिए थे, एब्सोल्यूट, क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। एयर में लाइट की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो उसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, अगर आपने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई और मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाला, जैसे कि वाटर हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड भी तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, राइट, तो उस केस में क्या होगा, उसको कहेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ रहे हैं ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप निकालना चाह रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो अब क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या, वाटर, हाँ पूरा बोलो ना, वाटर क्या, पानी रख दे ऊपर, क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वो याद है ना, जिसके रेस्पेक्ट से निकाल रहे हैं उसको रेस्पेक्ट देंगे तो उसको ऊपर रखेंगे, दूसरा वाला नीचे हो जाएगा। समझ रहे हैं। और ऐसे ही मुझे उल्टा अगर NWG निकालना होगा तो VG अपॉन VW। हमने ये कंक्लूड भी किया था कि N21 बराबर क्या होता है, 1 अपॉन N12, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। इंटू 1 इंटू कैसे तो प्रूव हुआ था ना, 1 दिस इंटू दिस इज 1, यानी कि N21 इंटू N12 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि ये N21 को हम N2 बाय N1 भी लिख सकते हैं। N21 को हम क्या लिख सकते हैं, N2 बाय N1। और फिर हम आए थे लास्ट स्नेल्स लॉ में। स्नेल्स लॉ हमारा सेकेंड लॉ था एक्चुअली, फर्स्ट लॉ डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट लॉ तो सेम था ना, वही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो वो लॉ तो सेम है जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला लॉ था। रिफ्रैक्शन में एक सेकेंड लॉ हमारा ये होता है स्नेल्स लॉ, जिसके लिए स्टेटमेंट किसी को याद है क्या लिखा था हमने, देख के नहीं बताना, याद है पूछना तो फिर देखने का क्या मतलब है। ऐसे कुछ लिखे थे ना, प्रोडक्ट ऑफ, देखो आपने ये डायग्राम याद रखना है ना, ये मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ये मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। यहां से लाइट आई, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्ट होकर के ऐसी चली गई। ठीक है, अब हमारा लॉ क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के कम से कम दो चीजें चाहिए ना आपको, आप दो चीजों का तो प्रोडक्ट करोगे मल्टीप्लीकेशन, तो आपको उसके लिए दो चीजें चाहिए। वो दो चीजें क्या क्या होंगी, एक उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा चीज जो उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है वो कहां से आया था, साइन ऑफ द एंगल विच द लाइट इज मेकिंग इन दैट मीडियम, विच इज क्या, साइन आई। समझ रहे हैं क्या। और ऐसे ही आप नीचे के लिए भी लिख सकते हो N2 साइन R, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू, इस प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। मान लीजिए यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक और मीडियम आया, वहां फिर से बेंडिंग होगी लाइट की। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब 3 मीडियम हो गया, पहले ऊपर आया, मान लो एयर से ग्लास में घुसी लाइट, फिर ग्लास से वापस एयर में आई, हो सकता है ना, मतलब एक मोटा सा ग्लास ले लो, ऊपर से लाइट आई, अंदर रिफ्रैक्ट हुई, और फिर जब वापस बाहर भी तो निकलेगी लाइट, ग्लास तो आपका वो है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो अंदर एंटर करी, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब यहां पे देखो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार यहां हुआ रिफ्रैक्शन, एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ। समझ रहे हैं क्या। तो ये एयर, ये ग्लास, ये फिर से एयर आ गया, तो इसके लिए मैं अलग स्नेल्स लॉ लिख सकता हूं और इसके लिए अलग स्नेल्स लॉ लिख सकता हूं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं Na ले लूं
तो यहाँ पे एंगल आई बन रहा है, तो साइन आई बराबर यहां का मैं एनजी ले लेता हूं, एनजी साइन R1 ले लेता हूं, इसको R1 नाम दे देता हूं और ये वाले को R2। ठीक है, वैसे इसके लिए भी लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ। तो हर बार ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसका प्रोडक्ट बोल रहा हूं मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट किसके साथ? साइन ऑफ द एंगल विच द लाइट इज मेकिंग इन दैट मीडियम। हर मीडियम में अलग अलग एंगल बना रही है ना लाइट, यहाँ पे आई बना रही है, यहाँ पे आर बना रही है, तो उसका एंगल का क्या लेना अपन को? साइन, साइन कॉस वाला साइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट लिखा था। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या वाला? देखो प्रोडक्ट समझते हैं ना, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। जैसे आप 5 into 4 करते हो तो वो मल्टीप्लाई किया ना आपने 5 को 4 के साथ, तो वैसे यहां पे हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कौन सी वो दो क्वांटिटी है? एक क्वांटिटी है, देखो दो मीडियम है मेरे पास, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। जैसे एयर से ग्लास में लाइट घुस रही है, घुसती है ना, जैसे यहां घुस रही है, ये ग्लास है, आई एम एबल टू सी आउटसाइड वर्ल्ड बिकॉज वहां से लाइट ग्लास से होते हुए मुझ तक पहुंच रही है। ये फिर एयर हो गया, बीच में ग्लास है, भले वो पतला ग्लास है पर ग्लास से पास होके तो आ रही है ना लाइट, तो रिफ्रैक्ट होकर आ रही है लाइट, स्ट्रेट नहीं आ रही है। समझ रहे हैं? तो एक मीडियम हुआ बाहर का एयर, फिर बीच में आ गया ग्लास दूसरा मीडियम, और फिर यहां का मीडियम फिर से एयर। तो जिस मीडियम में लाइट पहले ट्रेवल कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं मान लो N1 मानता हूं। तो वहां एक एंगल बना रही है ना लाइट, जब आकर के इंसिडेंट करी तो एक एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका मुझे लेना है साइन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, पढ़े ना आप लोग? तो उसका एंगल का साइन ले सकते हैं अपन, साइन इंटू आई, साइन आई। तो N1 इंटू साइन आई। इन द सेम वे जब यहां पे आई लाइट तो बेंड हो गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई, तो यहां अगल अलग एंगल बन रहा है, एंगल आर, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। तो N2 इंटू साइन आर, N2 इंटू साइन आर। और हमारा लॉ ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ refractive index of the medium and sine of the angle which the light is making in that medium is a constant। तो इन दोनों को बराबर कर दिए, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे एंगल आई तो एंगल आर के बराबर नहीं है, जैसे रिफ्लेक्शन में था। तो एंगल आई अगर एंगल आर के बराबर नहीं है तो फिर आई और आर में रिलेशन क्या है? तो आई और आर में ये रिलेशनशिप है, जिसको अपन ने कल लास्ट में क्या लिखा था? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 लिखे थे ये। और इसको मैंने क्या नाम दिया था? N21, विच इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मैंने दो तरीके से आप लोग को लॉ बोला था। एक तो आप ये लिख सकते हैं जो आपने लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड द साइन ऑफ द एंगल विच द लाइट इज मेकिंग इन दैट मीडियम इज अ कांस्टेंट। एक ये लॉ हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको इसका बताया था, द रेशियो ऑफ, डिवाइड करो मतलब रेशियो है, द रेशियो ऑफ किसका किसका रेशियो है? द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का क्या नाम होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21। ठीक है, डन यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेड डालिएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये अभी सुने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब? रेक्टेंगुलर तो सुने, ग्लास भी सुने,
स्लैब मतलब एक टुकड़ा समझ लो, जैसे पेपर वेट नहीं आता है, पेपर वेट गोल वाला भी आता है और एक रेक्टेंगल का भी आता है ना, मतलब पतला मोटा, मतलब पतला ग्लास नहीं, थोड़ा सा मोटा ग्लास, उसको हम बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो लाइट जब उसमें एंटर करेगी तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, वैसे ही ये 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। कैसे होगा देखना, हमारे पास 2 मीडियम है, पहला है ऊपर एयर, अगर ये अगर मेरा स्लैब है तो ऊपर एयर है, फिर बीच में ग्लास आएगा, फिर नीचे वापस एयर है, तो एयर से ग्लास में एंटर करेगी लाइट पहले, और फिर ग्लास से एयर में आएगी। समझ रहे हैं क्या? तो देखिए, ये रही हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये क्या होता है उसका नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो हमें पता है, राइट। अब यहां से अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए ले लेता हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जी, और अगेन ये क्या हो जाएगा आपका एन ए। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अरे वो स्पीड है, अरे स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीनिंग समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोग को? वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव 1, अरे एयर का तो 1 ही होगा ना, हम सबका एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब देखिए, आपको एनजीए निकालना होता है, इधर ध्यान दो, आपको एनजीए निकालना होता है तो आप क्या करते हो, 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। आपको एनडब्ल्यू ए निकालना होता है तो 2.25, सॉरी 3 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸। सबको आप एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हो तो एयर की वेलोसिटी ऊपर और उस मीडियम में वेलोसिटी नीचे। अब अगर आपको एयर का ही निकालना होगा तो एयर का एयर के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या होगा, 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸, तो कट करके 1 नहीं होगा? लिखे भी तो है क्या अपन कल? चलिए, तो ये एंगल आई हुआ। अब बताइए, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? कैसे टुवर्ड्स होगा ना भाई, रेयरर टू डेंसर है, तो रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यानी कि अगर ये हमारे लाइट का ओरिजिनल पाथ था, तो अब वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा अंदर की तरफ बेंड हो गई, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल। करेक्ट। अब हो गया, एक रिफ्रैक्शन समझ में आ गया आपको, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। अब लाइट बाहर निकलने से पहले फिर यहां पे आई, फिर यहां टकराई, अब फिर मीडियम चेंज होने वाला, जब जब मीडियम चेंज होगा तब तब लाइट क्या होगी, बेंड होगी। क्या बोला मैंने? जब जब मीडियम चेंज होगा लाइट तब तब बेंड होने वाली है। पहले एयर से ग्लास में घुस रही थी तो मीडियम चेंज हुआ तो बेंड हो गई, अब ग्लास से एयर में जाने वाली है तो फिर से मीडियम चेंज होने वाला है तो फिर से बेंड होगी। यही तो रिफ्रैक्शन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और रीजन भी अपन ने लिखा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज हर मीडियम में लाइट की स्पीड सेम नहीं होती, और जहां स्पीड चेंज होगी वहां पे वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये फिर से आके इंसिडेंट करी यहां पर, इसको चलो एंगल के नाम देता हूं, इसको मैं R1 देता हूं, ये वाला एंगल को मैं देता हूं R1, और इसको नाम देता हूं मैं R2। ठीक है, चलेगा आगे? ठीक है, अब क्या होगा बताओ, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे, क्योंकि अब ग्लास से एयर में आ रही है, पहले रेयर टू डेंसर था, अब डेंसर टू रेयर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये लाइट का ओरिजिनल पाथ होता, पर ये इससे ऐसे अवे बेंड हो जाएगी। समझे क्या? क्लियर है? अरे हाँ है ना? ठीक है, तो इस एंगल को मैं नाम देता हूं ई। ई देने का कारण है क्योंकि मैं इस रे को नाम दूंगा इमर्जेंट रे। इमर्जेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इमर्जेंट? इमर्ज होना नहीं, इमर्ज होना मतलब इमर्जिंग प्लेयर नहीं बोलते, इमर्जिंग प्लेयर है ये, नहीं नहीं, मतलब एक उभरता हुआ, बाहर आता हुआ, उसकी उसकी कला बाहर आ रही है ना, तो वैसे ये लाइट बाहर आ रही है। सुन रहे हैं क्या? तो इसकी जो लाइट है वो बाहर आ रही है तो इमर्ज हो रही है। ये इंसिडेंट रे थी, अंदर वाली को अपन ने रिफ्रैक्टेड रे नाम दिया, बाहर वाली को नाम देंगे इमर्जेंट रे, बिकॉज इट इज इमर्जिंग, इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास, है ना, इस ग्लास से बाहर आती हुई नजर आ रही है तो इमर्जेंट रे बोलेंगे, अंदर जाती हुई नजर आएगी तो इंसिडेंट रे।
समझ रहे हैं क्या? तो ये हो गई इमर्जेंट रे, इसलिए इस एंगल का नाम मैं क्या बोल रहा हूं? एंगल ऑफ क्या? इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ आएगा? क्लियर है ये? आपको ये दोनों रे पैरेलल दिख रही है? ये वाली जो बाहर आई है, हाँ नहीं नहीं, आप प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो ये दोनों पैरेलल आएंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारी कौन सी रे है? अगर ये ग्लास स्लैब यहां नहीं होता ना, तो ये हमारी लाइट का ओरिजिनल पाथ है एक्चुअली, पर क्योंकि बीच में ग्लास स्लैब है तो वो 2 बार बेंड हो गई। 2 बार बेंड होने से क्या हो गया? वो अपने ओरिजिनल पाथ से खिसक गई। दिख रहा है? यहां से नीचे खिसकी हुई नहीं दिख रही पूरी रे, है ना? तो इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। वो भी किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट हुआ है? साइडवाइज डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसको बोलते हैं अपन लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लाइट अपने पाथ से थोड़ी खिसक गई है बिकॉज ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो इट्स जस्ट लाइक जैसे हम वहां पे पहले मिरर पढ़ते थे ना, प्लेन वाला, फिर हम स्फेरिकल मिरर्स में आए थे। इन द सेम वे पहले यहाँ पे प्लेन वाला ग्लास पढ़ रहे हैं, फिर हम स्फेरिकल लेंस में आएंगे। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो इसमें हैंड डाल दिया हूं, चलो लिखना है इसमें, लेट PQRS बी अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं। लेट PQRS बी द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, नाम भी दे देते हैं उसको PQRS, बी द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, on which an incident ray, on which an incident ray, on which an incident ray, on which an incident ray AB falls on, falls on, falls on interface, falls on interface PQ, interface PQ, interface PQ at B, PQ at B, interface PQ at B, at B. Full stop. Here the ray propagates from, here the ray propagates from, here the ray propagates from air to glass, here the ray propagates from air to glass, and therefore refraction takes place. Propagate from air to glass, and therefore refraction takes place. Therefore refraction takes place. Full stop. BC is the refracted ray. BC is the refracted ray. BC is the refracted ray which bends towards the normal. Which bends. BC is the refracted ray which bends towards the normal. BC is the refracted ray which bends towards the normal. ठीक है, full stop. According to Snell's law, according to Snell's law, according to Snell's law, according to Snell's law, अब देखो अगर यहां मैं Snell's law लगाता हूं, ध्यान देना इधर, Na यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एंगल क्या बन रहा है? I1. Ng यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एंगल क्या बन रहा है? R1. तो क्या लिख सकते हैं Snell's law इसके लिए? Na into sin I is equals to Ng into sin R1. Yes or no? समझे क्या अनन्या? है ना, क्योंकि ऐसा ही स्नेल्स अपन यहां भी लगाने वाले हैं। ये समझ में आ गया पक्का? है ना, Na इंटू साइन आई, क्योंकि साइन I1 देते हैं, वहां पे I1 दिए ना, साइन I1, और नीचे Ng इंटू साइन R1। करेक्ट? ओके, लिख लो। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ Na sin I1 इज इक्वल्स टू Ng sin R1, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नीचे लिख लो वेयर I1 क्या है, वेयर I1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में, दिस रिफ्रैक्टेड रे बीसी, दिस रिफ्रैक्टेड रे बीसी, दिस रिफ्रैक्टेड रे बीसी, this refracted ray BC act as incident ray, act as incident ray, act as incident ray for the interface SR, for the interface SR, for the interface SR of the glass and air, of the glass and air, of the glass and air, of the glass and air. Full stop. Here again refraction takes place. Here again refraction takes place. Here again refraction takes place, and the ray bends away from the normal, and the ray bends away from the normal, and the ray bends away from the normal. Again, according to Snell's law, according to Snell's law, according to Snell's law, अब क्या लिखोगे स्नेल्स लॉ, जल्दी बताओ। हाँ, एन जी, एन जी ना, अंदर पहले अंदर का लिख रहे हो फिर बाहर का लिखोगे, तो एन जी साइन क्या, R2 इज इक्वल्स टू, बाहर आया तो Na साइन, और ये वाले एंगल को मैंने क्या नाम दिया है, E, Na साइन E। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलो ये इक्वेशन 2 लिख करके अब डायग्राम बना लो पहले आप लोग भी। देखो ए बी इंसिडेंट रे है, BC इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बाहर आ रही है अपन इसको नाम दे रहे हैं इमर्जेंट रे। PQRS हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एक बार रिफ्रैक्शन PQ इंटरफेस में हो रहा है और एक बार रिफ्रैक्शन RS इंटरफेस में हो रहा है। एक बार रेयरर टू डेंसर, एक बार डेंसर टू रेयरर, एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
बन गया क्या? ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है, तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार एयर टू ग्लास टुवर्ड्स द नॉर्मल, ग्लास टू एयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और हमने दोनों लॉ लिख लिए, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 डाल रहे हैं, है ना, और ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों लॉ मतलब स्नेल्स लॉ लिखा हमने दोनों रिफ्रैक्शन के लिए। इस इंटरफेस में स्नेल्स लॉ लिख दिए ये वाला, और इस इंटरफेस का स्नेल्स लॉ क्या है, ये वाला। इंटरफेस मतलब क्या होता है, बाउंड्री, है ना। ये बाउंड्री है एयर और ग्लास के बीच में, और ये बाउंड्री है ग्लास और एयर के बीच में। समझ रहे हैं क्या इंटरफेस का मतलब? आपने लिखा ना, दो बार इंटरफेस लिखियो, एक बार इस इंटरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरफेस PQ, और एक बार इस इंटरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरफेस RS। तो इंटरफेस इज नथिंग बट बाउंड्री, है ना। बाउंड्री समझते हैं ना, एयर और ग्लास के बीच की बाउंड्री ये है, और ग्लास और एयर के बीच की बाउंड्री ये है, RS। ठीक है, एक बार अंदर घुस रही है लाइट तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और एक बार बाहर आ रही है लाइट तो भी रिफ्रैक्शन होगा। तो इस वाली को इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, और बाहर वाली को इमरजेंट रे। बाहर वाली क्या है हमारी, इमरजेंट रे। ठीक है, चलिए अब अपन को एक्चुअली प्रूव करना है कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों पैरेलल है। दिखने में तो पैरेलल दिख रही है हमें, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, बट इसको अपन को पैरेलल प्रूव भी करना है। प्रूव करने के लिए देखो हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको पता है अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। समझते हैं अल्टरनेट एंगल्स का मतलब, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ रहे हैं, जैसे अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो उसके ये दोनों एंगल को करस्पॉन्डिंग बोलते हैं ना, पढ़े हो ना आप लोग। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इक्वल होते हैं अगर दो लाइन आपकी पैरेलल होती तो वही कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करके इसको प्रूव करेंगे कि आई एंगल I1 और एंगल E बराबर है। कौन कौन सा एंगल, एंगल I1, और अगर एंगल E हमने बराबर प्रूव कर दिया तो ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएगी। तो एंगल I1 और E को अपन को बराबर इक्वल, ये बराबर प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने ये दोनों तो कर लिया, ये दोनों तो क्लियर है, ये तो स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है। नाउ एंगल R1 और एंगल R2 बराबर है या नहीं, एंगल R1 एंड एंगल R2 कैसे बराबर है। देखो ये एक पैरेलल, ये दो पैरेलल लाइन हो गई, वही दो नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं। अरे दो 90 डिग्री की लाइन आपस में पैरेलल होगी ना, तो ये वही दो लाइन है। और ये रहा, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स बोलते हैं ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है ना, तो ये वही तो है देखो, वही अल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो अपन नीचे लिख सकते हैं, नीचे लिखोगे
एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल R2। रीजन अपन साइड में लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मतलब R1 R2 बराबर हो गया है। तो इक्वेशन 2 में इस R2 की जगह क्या मैं R1 लिख सकता हूं, क्योंकि R1 R2 तो बराबर है। नीचे लिखेंगे इक्वेशन 2 कैन बी री रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी री रिटन एज, इक्वेशन 2 जो आपने स्नेल्स लॉ लिखा है सेकेंड वाला, इक्वेशन 2 कैन बी री रिटन एज, एनजी की जगह एनजी रहेगा, साइन R2 की जगह मैं R1 कर दे रहा हूं। कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी तो अपन प्रूफ किया ना कि R1 R2 बराबर है, इज इक्वल्स टू Na साइन E। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देना, इक्वेशन नंबर 3। डन। अब आप 1 और 3 को कंपेयर करो। 1 और 3 में भी एनजी साइन R1 है, यहां भी एनजी साइन R1 है। एनजी साइन R1 Na साइन I1 के बराबर है, और एनजी साइन R1 Na साइन E के बराबर भी है। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा ना। इसको ऐसे समझना कि अगर A B के बराबर होता है और B C के बराबर होता है, तो A और C भी तो बराबर हो गए ना। तो वैसे ही कुछ यहां भी हो रहा है, ध्यान देंगे एवरीवन। इधर Na साइन I1 Ng साइन R1 के बराबर है, और Ng साइन R1 Na साइन E के बराबर है। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा ना। पक्का समझ में आया? ये वाला कंसेप्ट समझ गए ना। A इक्वल टू B है ना, एंड B इक्वल टू C, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखना फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, इसको लिखेंगे कैसे, फ्रॉम 1 एंड 3 Na साइन I1 इज इक्वल्स टू Na साइन E। एम आई क्लियर? हाँ, Na साइन I1 बराबर Na साइन E। Na कैंसिल हो जाएगा है ना, दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कैंसिल। क्या बचा, साइन I1 इज इक्वल्स टू साइन E। अब ऐसे साइन साइन भी कैंसिल मत कर देना है ना, इसको अपन लिखेंगे अलग तरीके से। क्या क्या बोलेंगे कि कोई भी दो एंगल का साइन अगर इक्वल आ रहा है, साइन का वैल्यूज, इसका मतलब वो दोनों एंगल इक्वल है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो मैंने आपको एक एंगल दिया, प्रियांशु को साइन 45 डिग्री दिया, फिर मैंने आयुष्मान को भी साइन 45 डिग्री है, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा ना, 1/√2, क्योंकि साइन ऑफ हर एंगल का साइन का वैल्यू यूनिक होता है। पर अगर दो साइन के एंगल्स का वैल्यू अगर सेम है, इसका मतलब एंगल ही सेम दिया होगा। इन दोनों का 1/√2 कैसे आया आंसर, क्योंकि दोनों को एंगल 45 डिग्री दिया हुआ था। साइन 45 1/√2 होता है, तो वो सेम तभी आ सकता है जब एंगल्स इक्वल हो। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि दोनों एंगल सेम है तभी उनका साइन भी सेम है। तो यहां से अपन प्रूव कर दिए कि एंगल I1 इज इक्वल्स टू एंगल E। ठीक है, तो नीचे लिखना एक लाइन सीधा यहीं पे, I1 इज इक्वल्स टू E। पर ऐसे कैंसल मत करना, सुन लिए क्या कि सर SIN भी कैंसिल हो जाएगा? नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा है, वो दोनों एक्चुअली इक्वल एंगल की ही वैल्यूज है, तभी तो इक्वल है दोनों। ठीक है, तो एंगल I1 इज इक्वल्स टू एंगल E। तो नीचे लिखो एक लाइन, दिस शोज दैट incident ray and emergent rays are parallel to each other. This shows that incident ray and emergent ray are parallel है, पर थोड़ा डिस्प्लेस हो गई है ना, देखो। वरना अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता ना, तो लाइट तो मस्त से सीधे से जा रही थी। ये स्लैब के कारण वो अपने पाथ से थोड़ा सा खिसक गई, डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, पैरेलल है और एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। एक लाइन और नीचे लिखना, though the emergent ray is parallel to incident ray, though the emergent ray is parallel to incident ray, though the emergent ray is parallel to incident ray, but the emergent ray is displaced sideways.
The emergent rays is displayed sideways. The emergent ray is displaced sideways. Full stop. This displacement is called lateral displacement. This displacement is called lateral displacement. This displacement is called lateral displacement. आपने ये फिनोमिना ना बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा. आप जैसे स्विमिंग पूल के अंदर कोई चीज को डालो, मान लो आपने पत्थर लिया, पत्थर को डाल दिया, तो आपको वो पत्थर थोड़ा सा रेज्ड दिखता है, मतलब अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर दिखता है तो वो पूरा जमीन में नीचे तक. मान लो अगर आपके स्विमिंग पूल की डेप्थ 5 फीट है, तो अगर वो जाकर के नीचे पूरा फ्लोर में टच कर रहा है पत्थर, तो वो 5 फीट पे ही है. पर अगर आप ऊपर से खड़े होकर उसको देखोगे ना, तो इट विल बी लुकिंग लाइक कि वो थोड़ा सा रेज्ड है अपनी पोजीशन से. उसका कारण है कि जो पत्थर से लाइट आ रही है ना, वो रिफ्रैक्ट होके आपके पास पहुंचेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि पत्थर थोड़ा सा ऊपर है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसका एक एग्जांपल और है. आप अगर एक ग्लास में एक पेंसिल को डिप करोगे पानी भर के, तो वो बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि पेंसिल थोड़ी सी बेंड हो गई है, अपने ओरिजिनल शेप से बेंड. वो टूटी नहीं है, आपको दिख रही है वो टूटी भी है, पर आप ऐसे उसको बाहर निकालोगे तो वो स्ट्रेट सीधी होगी बिना टूटे, राइट. पर अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है ना, जब लाइट बाहर आ रही है ना, तो वो बेंड होकर के बाहर आ रही है. मतलब आप यहाँ पे हो, आप यहाँ खड़े होकर के देख रहे हो, आपकी आंखें हैं, तो जब लाइट बाहर आ रही है ना, तो वो रिफ्रैक्ट होकर के बाहर आ रही है. तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला पॉइंट ना यहां पर है. देखिए आपके पास तो ये रे पहुंच रही है और आप तो स्ट्रेट ही देख पाओगे, तो जब आप देखोगे तो आपके हिसाब से स्ट्रेट ये आ रहा है ना, तो ये पॉइंट एक्चुअली यहां पे शिफ्ट हो गया बॉडी का, पेंसिल का ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया. इन द सेम वे जब कोई चीज नीचे, मान लो ये आपका ग्लास टम्बलर है ना, जहां पे यहां तक पानी भरा हुआ है और यहां आप खड़े हो, ऑब्जेक्ट नीचे है, ठीक है. इससे लाइट रे गई पहली, कहां से आ रही है? वाटर टू एयर, यानी कि डेंसर टू रेयर है कि रेयर टू डेंसर है? डेंसर टू रेयर. वाटर डेंसर मीडियम है एयर के सामने, तो ये रहा आपका नॉर्मल. तो कैसा होगा? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. एक और इंसिडेंट रे लेते हैं. ये रही एक और इंसिडेंट रे, नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देखो ये आपको दिखेगी, है ना, पर इसको आप पीछे प्रोड्यूस करोगे ना, तो एक्चुअली आपको लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है? इधर से. तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहां पे है, पर आपको ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा. समझ में आ रहा है? देखिए ये बेंड होगी ना, लाइट यहां आने का बेंड हुई तो आपको दिखी. अब आप तो स्ट्रेट ही देखोगे, तो आपके स्ट्रेट देखने पर लाइट कहां, ये दोनों कहां पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट दिस पॉइंट, जबकि ऑब्जेक्ट तो उसके नीचे है. समझ रहे ना? आप ऐसे भी एक बार कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. एक पेपर लेना, पेपर में एक सर्कल बना देना डॉट इंक से, और उसके ऊपर ग्लास रख देना, तो यू विल फील कि वो जो डॉट है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, पेपर से ऊपर उठा हुआ है. बिकॉज ऑफ दैट ग्लास रिफ्रैक्शन हो रहा है, और वो डॉट आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, रेज्ड. ठीक है. तो ये कुछ रिफ्रैक्शन के डे टू डे लाइफ के हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो एग्जांपल्स हैं. ठीक है. चलो उसको लिखते हैं एग्जांपल्स को भी. ये समझ गया ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? दोनों लाइट को पैरेलल प्रूफ नहीं किए, पैरेलल होती है इसलिए प्रूफ किए. एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब इंसिडेंट रे जो पाथ था और जो रिफ्रैक्टेड पाथ है, वहां जाकर के वो बाहर में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. मतलब वो अपने पाथ से थोड़ा खिसकी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट हुआ है? पैरेलल डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं ये रेक्टेंगल की जगह ना, अगर मैंने ट्रायंगल लिया होता, ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल भी, प्रिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म. तो यहां पे भी लाइट देखो ऐसे एंटर करी, पहले एयर टू ग्लास. क्या बोलते हैं? एयर टू ग्लास हो रहा है, जैसे वहां हो रहा था. बस फर्क इतना था कि वहां पे ये दोनों इंटरफेस कैसे थे? पैरेलल. और यहां पे वो दोनों इंटरफेस कैसे हैं? एक एंगल बना रहे हैं. चलो इसको भी समझते हैं ना. अब ये इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका नॉर्मल 90 डिग्री. ये एंगल क्या होगा? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब क्या करूं? टुवर्ड्स द नॉर्मल करेंगे ना, बिकॉज एयर से ग्लास में जा रही है, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ऐसे लिखेगा, देखो नॉर्मल की तरफ आ रही है ना,
वरना इसका एक्चुअल पाथ क्या था, ये था इसका एक्चुअल पाथ। करेक्ट, यहां तक ठीक है। अब बाहर निकलेगी, फिर एयर में आने वाली है, फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो ये रही नॉर्मल। अब बताओ कैसा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि कहां करूं, नीचे की ऊपर की तरफ। कैसे ऊपर, आप ऊपर कर दिए अगर ऐसे, तो ये तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी ना। कैसा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सॉरी, समझ गया क्या। अब आप देखो इसके डिस्प्लेसमेंट में और पिछले वाले के डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था, इमर्जेंट रे ऐसी हो गई, आप पीछे लेके आओगे तो एक एंगल से डिस्प्लेस हुई है, यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे यहां पैरेलल नहीं है, बट वहां पैरेलल थी, क्योंकि वो ग्लास स्लैब था, रेक्टेंगुलर था, जो दो सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहे थे वो दो सरफेस आपस में पैरेलल थे, तो लाइट अपने पाथ से खिसकी पैरेलली। यहां भी देखो लाइट अपने पाथ से खिसक गई है ना, बट एंगुलरली, एक एंगल बना रही है। समझ रहे हैं क्या, मतलब लाइट जानी थी ऐसे, बट बिकॉज ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइट जा रही है ऐसे, ये रहा, तो ये ओरिजिनल पाथ था लाइट का, अब लाइट ऐसे आ रही है, तो ये एंगल बना रही है ना, इतने एंगल से वो डाइवर्ट हो गई। बट यहां पे कैसे डाइवर्ट हुई है, यहां बस वो अपने उससे खिसकी है, समझ रहे हैं क्या, अपने पाथ से थोड़ा सा खिसकी है, पर आपस में एंगल कितना है, 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइन है ना, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। समझ रहे हैं ना, तो ये अपन रेक्टेंगल के लिए ऐसे प्रूव किए हैं, और यहां पे अपन एंगल दिखाएंगे कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब वही होता है कि अपने पाथ से भटक जाना, डेविएट हो जाना, तो कितने एंगल से हो रही है, तो ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एम आई क्लियर, ठीक है। चलो कुछ नीचे कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं, हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या है डे टू डे लाइफ में, है ना। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्लेक्शन के तो बहुत सारे एप्लीकेशन है ना, रिफ्लेक्शन के हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज आप लोग तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, बिकॉज हमारे से रिफ्लेक्शन होकर के आपके पास आ रही है लाइट, आप लोग से रिफ्लेक्ट होकर मुझ पे आ रही है लाइट, मेरी आंखों में जा रही है लाइट, तो रिफ्लेक्शन तो बहुत जगह होता है ना। रिफ्रैक्शन की हम कुछ एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लिखना, फर्स्ट, अ पेंसिल immersed partly in water, a pencil immersed partly in water, a pencil immersed, immersed मतलब डिप करा अपना पानी में ना, immersed partly in water appears to be bent, appears to be bent, appears to be bent, full stop. The part of the pencil, the part of the pencil, the part of the pencil, the part of the pencil which is inside the water, which is inside the water, which is inside the water, appears thicker, appears thicker, thicker, moti, appears thicker if viewed from sides, if viewed from sides, VIEWED, viewed from sides. ये वाला डायग्राम बनाइए, पेंसिल वाला ही जो अपन बोल रहे हैं। क्यों, हाँ हाँ, हमें दो फिनोमिना पढ़ना है ना, अभी जैसे अपन, जैसे देखो अब जैसे अपन ने मिरर में पढ़ा ना, वैसे ही हम लेंस ये इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद आपका स्फेरिकल लेंस आएगा, फिर जैसे वहां मिरर फॉर्मूला था यहाँ लेंस फॉर्मूला होगा, फिर जैसे वहां न्यूमेरिकल किए थे वैसे यहाँ न्यूमेरिकल करेंगे।
बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ेंगे, पावर। आपने जो पहना है लेंस, मैंने जो पहना है, अनन्या ने जो पहना है, इन सबके पावर है ना कुछ है कि नहीं, कुछ पावर। तो इन पावर, इसको पावर कैसे निकालेंगे इस लेंस का जो हम पहनते हैं, तो पावर भी एक टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसमें फाइनल में बोल रहे हो 7। मैंने लिखा है, इसका पूरा पीवाई क्यूज है मेरे पास, है ना, अपन इसके बाद करेंगे पीवाई क्यूज इसके। देखिए, इसको बनाना कैसे, ध्यान देना। पहले आप नॉर्मल पेंसिल बनाना, है ना, फिर इस टिप से दो रेस बाहर निकालना। ये रही दोनों की इंसिडेंट रे, दो इंसिडेंट रे हो गई, और दोनों को रिफ्रैक्ट कराना, बेंड कराना अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो जा रही है आंखों की तरफ। पर आंखें तो स्ट्रेट ही देखेंगी, तो इन्हीं दोनों रेस को आप स्ट्रेट पीछे लेकर आना। सुन रहे हो क्या? इन्हीं दोनों रेस को आप स्ट्रेट पीछे लेके आना। जहां ये दोनों रेस मीट हो रही होंगी ना, वो इस टिप का इमेज होगा, पेंसिल की इस टिप का इमेज होगा, क्योंकि अपन ने वो जो दोनों रे निकाली वो पेंसिल की टिप से निकाली है, तो इमेज भी पेंसिल की टिप की बनेगी। तो ऐसे करके पूरे पार्ट की इमेज ऐसी बनेगी। अगर टिप ऊपर आएगी तो हर एक पार्ट ऊपर आएगा ना, धीरे धीरे करके सारी की इमेज ऊपर बनेगी, तो आपको ये बेंड दिखेगी पेंसिल। समझ में आ रहा है ये डायग्राम? तो ऐसे ही बनाना डायग्राम। ठीक है, पहले ये नॉर्मल पेंसिल बनाइए, फिर नॉर्मल पेंसिल के टिप से दो इंसिडेंट रे को ऊपर लेके जाइए, वाटर के पास, वाटर से ऊपर एयर की तरफ, और जाने के बाद बेंड हो जाएगी, बिकॉज रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम ग्लास टू, सॉरी फ्रॉम एयर टू, सॉरी फ्रॉम वाटर टू एयर, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दोनों रेज आइस की तरफ जा रही है हमारी। ठीक है, ये आपकी आई है। ठीक है, और ये दोनों को जब अपन स्ट्रेट पीछे लेके आएंगे, तो ये जो टिप था वो एक्चुअली यहां दिखेगा आपको, पर वो है तो नीचे ही। तो पूरी लाइन, पूरी पेंसिल आपको बेंड दिखेगी। ठीक है, ये अंदर वाटर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया ये आपकी इमेज है। ठीक है, चलिए एक और एप्लीकेशन लिखना। बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इंक डॉट, जो मैं आप लोग को भी बोला ना, घर जाके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आप एक इंक डॉट बनाना, ऊपर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख देना, आपको वो इंक डॉट थोड़ा रेज्ड दिखेगा ऊपर की तरफ। बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इंक डॉट मार्क्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, an ink dot marked on a sheet of paper, because of refraction, an ink dot marked on a sheet of paper appears to be raised, appears to be raised, appears to be raised, appears to be raised। ठीक है, चलो इसका भी डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये आपने पेपर में एक इंक डॉट बना दिया, है ना, और इसके ऊपर रख दिया क्या? हाँ, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, ऊपर रखो ना, मतलब ये आपने डॉट बनाया और इसके ऊपर ग्लास रख दिए। अब आप ऊपर से देखोगे इसको, तो आपको ऊपर थोड़ा रेज्ड दिखेगा, मतलब इसकी पोजीशन जो अभी एक्चुअल में यहां पर है वो थोड़ी सी ऊपर दिखेगी आपको। ठीक है, चलो उसका भी डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा आपका पहला रे, रिफ्रैक्शन होने के बाद कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, एक रे आप स्ट्रेट भी बना सकते हो, जो कि विदाउट डेविएशन सीधा चला जाएगा, जैसा हमारा उसका केस होता था ना रिफ्लेक्शन का, वैसे इसका भी केस है। लेकिन अगर आपको दोनों टेढ़ा बनाना है तो आप दोनों टेढ़ा भी बना सकते हैं ऐसे।
ठीक है, आप इन दोनों को पीछे लेकर आइए, आपको डॉट यहां दिखेगा। When it is brought backward, है ना, आप जब इसको पीछे लेकर आएंगे तो ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको डॉट जो है यहां दिखने वाला है। ठीक है, हाँ, सीधा जैसे अपन उसमें नहीं बनाते थे रिफ्लेक्शन में, जो सीधी आ रही है वो विदाउट एनी एंगल सीधी ऊपर जाएगी, वैसे रिफ्रैक्शन में भी अगर लाइट रे परपेंडिकुलरली इंटरफेस में जाएगी ना, तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, दोनों मार्क कर लीजिए। ये आपका इंक डॉट है, और यहां पे लिखना इंक डॉट appears to be raised, appears to be raised, ink dot appears to be raised। आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाता हूँ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो अपन एक बार करके देखेंगे, वो इंक डॉट बनाएंगे एक पेपर में पेन से ही ऐसे, और उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख देंगे, देन विल सी। और पेंसिल वाला तो आप घर पे भी कर सकते हो, एक कांच का ग्लास लेना, कांच का लेना, स्टील का लेगोगे तो साइड से देख नहीं पाओगे ना, तो कांच का ग्लास लेना और उसमें पानी भर करके एक पेंसिल या पेन ड्रॉप कर देना उसमें, पूरा मत डुबाना, पूरा डुबाओगे तो वो तो ऐसे ही दिखेगा पूरा, आधा डुबाना ताकि आपको आधी आधी पेन स्ट्रेट दिखे और अंदर का पार्ट थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखे, तब तो बेंड दिखेगी ना। आप पूरी पेन डाल दोगे अंदर तो पूरा स्ट्रेट ही दिखने वाला है अंदर। सुन रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आप आधी पेन को इमर्स करना पानी के अंदर, आधी को बाहर रहने देना, तो आपको जो आधी बाहर है वो तो स्ट्रेट दिखने वाली है और अंदर वाली थोड़ी सी बेंड दिखेगी, और बाहर निकालोगे तो वो सीधी ही है। ठीक है, समझ गया दोनों एग्जाम्पल? एक लास्ट एग्जाम्पल लिख लो, अ लेमन केप्ट इन वाटर। कभी रखिए, कभी कियो ये, एक नींबू को ग्लास में डाल दिए कांच वाले, कुछ लोग अपने शॉप में भी रखते हैं, उसको अच्छा शुभ मानते हैं, तो लोग ग्लास में पानी भरते हैं और एक नींबू डाल देते हैं। वो नींबू मिर्ची बाहर लटकाते हैं वो तो अलग चीज है, पर कुछ शुभ मानते हैं तो वो लोग एक ग्लास के अंदर, कांच का ग्लास लेके नींबू भी अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ बीकर, a lemon kept in water in a beaker appears bigger, appears bigger, a lemon kept in water in a beaker appears bigger than its actual size, appears bigger than its actual size, a lemon kept in water in a beaker appears bigger than its actual size when viewed from side, when viewed from side। जब आप साइड से देखोगे ग्लास के तो आपको वो लेमन बिगर दिखेगा उसके एक्चुअल साइज से। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में अपन स्फेरिकल चालू करेंगे। वहां अपन स्फेरिकल मिरर बोलते थे, यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे? लेंस, स्फेरिकल लेंस। कॉन्वेक्स कॉन्केव थे ना, वैसे यहाँ भी कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।